नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, डबल एओ का एग्ज़ाम मेंस का हुआ अभी रिसेंटली। पेपर 1, पेपर 2, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 के जो भी क्वेश्चंस है उसको देखेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 2 देखेंगे और जानेंगे कि कैसे बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के लेवल को जो है मोल्ड किया है इस बार डबल एओ में, जो आपको देखने को मिला है। ठीक है ना, क्वेश्चंस का लेवल हो या क्वेश्चंस का स्टाइल हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जीएस पेपर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले वीडियो में जीएस पेपर 2 देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें हम लोग आपको एक हिंट भी देंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है और बहुत जल्द हम लोग जो है आंसर राइटिंग के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आपको 6 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और आप आराम से अपनी कॉपी को लिख के हमें भेज सकते हो और हमारे एंड से हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमारे जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, वो आपके कॉपी को चेक करेंगे एंड प्रॉपर इवेल्युएट करके आपको मार्किंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इस वीक के अंदर में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट था आपके लिए, उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा आपके साथ। तो उसमें हम लोग आपके साथ और भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग सेक्शनल को और कैसे फुल लेंथ को आपके साथ टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। और एक चीज़ उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉपी को चेक करके आप तक भेजा भी जाएगा और उसका प्रॉपर इवेल्युएशन भी होगा और मार्किंग भी होगा। तो आइए हम लोग आते हैं पेपर 1 में जो पूछा गया क्वेश्चन उस पर। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो साथियों, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि ट्राइबल मूवमेंट शुड बी व्यूड एज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। मतलब जनजातीय आंदोलनों को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए और 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो जितना भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुआ था, जितना भी आपका जनजातीय आंदोलन हुआ था, जिसमें हम लोग संथाल के बारे में जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक भी है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो उन सबको हाईलाइट करके इसका प्रॉपर आंसर करना था। और एक आपके लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स भी इसमें साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो मूवमेंट्स हुए उसमें आपको 1900 शताब्दी के बाद की बात हो रही है। तो आप यहाँ से जो है मुंडा रिबेलियन, जो ट्राइबल्स ऑफ द छोटा नागपुर एरिया रिवोल्टेड अंडर बिरसा मुंडा अगेंस्ट द डिकूज, जो 1899 से लेके 1900 तक चला, इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग आंसर में। उसके बाद आपका 1910 का जो बस्तर रिवोल्ट था बाय ट्राइबल्स ऑफ जगदलपुर अगेंस्ट न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट लेवाइसे, उसके लिए। उसके बाद 1914 से 1919 तक जो चला ताना भगत मूवमेंट, 1921 से 1922, 1922 से लेकर 1924 रंपा रिबेलियन और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट भी होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग उत्तर में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हुए जिसने एक बेंचमार्क स्थापित किया इंडियन हिस्ट्री में। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको बोला जा रहा है कि नीचे से उभरते इतिहास, ठीक है ना। तो इसको हाईलाइट करते हुए हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था और बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका एक स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे कि क्या आपको लगता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट था, और थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार। इसमें हम लोग बिहार का अगर चर्चा हो रहा है तो 7 शहीदों की चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो वो एक इम्पैक्ट देगा आपके आंसर्स में। जो 7 शहीद हुए थे, 7 शहीदों का मैं नाम एक बार पढ़ देता हूँ। जो आपके उमाकांत सिन्हा जी थे, जो सेमिनरी स्कूल के थे क्लास 9 के। रामानंद सिंह जो थे सेमिनरी स्कूल के क्लास 9 के। जगतपति कुमार थे बीएन कॉलेज के। सतीश चंद्र झा थे पटना कॉलेज के। और देवी पदा चौधरी थे मिलर हाई स्कूल के। राजेंद्र सिंह जो थे पटना हाई स्कूल के। और राम गोविंद सिंह जो थे पुनपुन हाई स्कूल के। इनकी शहादत के कारण एक और पीक, एक और उन्माद जो क्रिएट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आइए एनालाइज ह्यूमनिज्म इन रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी। रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में, उनकी फिलॉसफी में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। तो रविंद्रनाथ का एक बहुत फेमस कोट था कि एक बहुत ही फेमस कोट था रविंद्रनाथ टैगोर का कि ए मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज
ओन डेस्टिनी, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट था जो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनालाइज ह्यूमनिज्म इन रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग अ मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, तो ये उनका जो था दर्शन था मानववाद के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका AAA का जो मेंस अभी रिसेंटली हुआ है वही क्वेश्चन है, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस काइंड ऑफ आपका बीपीएससी का जो 67वीं मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आयोग किस कदर इम्प्रोवाइज करेगा अपने क्वेश्चंस को, ठीक है ना, वो हम लोग इसमें देखेंगे। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये तो नॉर्मल है, ये तो हम लोग अपने जो हम लोग का भी जो हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं आंसर राइटिंग का, उसमें भी अनिल सर के द्वारा ये पूरा प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है, और इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरे वीडियो फॉर्मेट में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन यहाँ से आपका अब आता है आईआर का। आईआर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हाउ इज इट बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। तो आप क्या समझते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से, आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, और यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका कुछ शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने भी तैयार किया है। हिंद प्रशांत महासागर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक प्रॉपर जो है फ्रेमवर्क भी तैयार किया ताकि आपके साथ उसको शेयर किया जाए, ठीक है ना। ये ब्लॉकचेन वाला था, ये आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड लीडर समिट से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का लॉन्च किया, और आईपीएफ को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य व्यापार संधियों के लिए अमेरिका का जवाब कहा जा रहा है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसको टीटीपी के तौर पे हम लोग जानते हैं, और इसके उत्तराधिकारी समझौता टीटीपी सीपीटीपीपी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, इसमें कम कोई टैरिफ समझौते के वाले 15 देशों इसमें शामिल नहीं हुए थे। आईपीएफ के प्रस्तावित आयाम क्या है, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या, मुख्य गोल क्या है। तो प्रस्तावित आर्थिक ब्लॉक में अब तक 13 सदस्य हैं और अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। 4 क्वाड सदस्यों के अलावा आईपीएफ में ब्रुनेई, दारुसलाम और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, इसमें पार्टनर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं और ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। और हिंद प्रशांत महासागर का जो है यहाँ पे आपका कैसे ये आपके वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इमेज इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में दिया गया है। आपको ये मॉडल आंसर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम लोग करंट अफेयर्स एंड आईआर पे आ गए हैं, पेपर 1 का, ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोल्ड चेन सिस्टम और हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथन इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द रोबोट यूज ऑफ दिस सिस्टम। कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख ढांचे को सशक्त कर सकता है। कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें इन टू इंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन या मेडिसिन इसको हम लोग कह सकते हैं। मतलब नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक दवाइयां और जरूरी जो वैक्सीन होती हैं उसको पहुंचाना। तो उसको पहुंचाने के लिए वैक्सीन को अगर आप नेशनल लेवल से किसी लोकल ग्रामीण लेवल तक पहुंचा रहे हो तो उसके लिए आपको रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था चाहिए ताकि जो वैक्सीन की पोटेंसी हो वो कायम रहे। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा है, ठीक है ना। कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये बेसिकली मैंने एक लाइन में आपको बताया जो इसको हम लोग एलोबोरेट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग तो अपने एंड से करने की चीज़ है, दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट। और हम लोग अपने आने वाले जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप लोग ये आपको ये प्रॉपर तरीके से जो है सिखाएंगे। इसको हम लोग एक क्रैश कोर्स का भी नाम देंगे जो हम लोग मेंस के लिए शुरू करने वाले हैं। तो ये कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन फ्रॉम द नेशनल लेवल टू द लोकल लेवल,
ठीक है ना। जो जरूरी दवाइयां हैं, वैक्सीन है, उनको नेशनल लेवल से किसी लोकल लेवल तक पहुंचाना, और पहुंचाना भी ऐसे नहीं, उसका प्रॉपर रेफ्रिजरेशन, ताकि वो जो दवाई है, वो जो प्रॉपर वैक्सीन है, उसकी पोटेंसी कायम रहे, इस कदर उसको पहुंचाना। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देख रेख ढांचे को सशक्त कर सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19 जो महामारी हुई थी, उसके दौरान ये देखने को मिला। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हम लोगों की जो कोल्ड चेन प्रणाली थी हमारे देश की, वो काफ़ी दुरुस्त थी, जिसके कारण हम लोग जो वैक्सीन हैं वो हम लोग पहुंचा सके लोकल लेवल्स तक। तो क्या हुआ, उसका हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा कि हम लोगों ने कोविड पे जीत हासिल की। ठीक है ना। दूसरे कंट्रीज जहां पे ये सिस्टम अच्छे से दुरुस्त तरीके से नहीं था, उनको काफ़ी ज़्यादा मार झेलनी पड़ी। तो ये आपका एक एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो, जो कोविड-19 के दौरान जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो हमारे सरकार ने, जो हमारे आम जनता ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें कोल्ड चेन प्रणाली ने कैसे सहायता प्रोवाइड किया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियाज import export system, suggest some alternative strategies to compensate such loss। रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए, इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाइए। तो ये रूस यूक्रेन तो आना ही था, ठीक है ना। ये तो हम लोग भी कयास लगा के बैठे हुए थे कि रूस यूक्रेन का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, ये बेसिकली आना ही था, लाजमी था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इसमें हम लोग क्रूड ऑयल की चर्चा कर सकते हैं। क्रूड ऑयल महंगा हुआ, उसके कारण जो एडिबल ऑयल्स थे वो भी महंगे हुए, काफ़ी ज़्यादा हाइक्स हमें प्राइस में देखने को मिले। तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म आप इसको अच्छे से यहाँ पे एलाबोरेट कर सकते हो। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुझाइए, कोई ऑल्टरनेटिव्स भी आप बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे आपकी बुद्धि विवेक की यहाँ पे आपको अपनी परिचर्चा करनी है, जो जिस कदर आपकी सोच है, जो आपकी माइंडसेट है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। व्हाट इज कार्बन फार्मिंग, हाउ कैन दिस चेंज द एग्रीकल्चरल पैटर्न विज क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है। तो कार्बन कृषि आजकल काफ़ी ज़्यादा हम लोग सुन भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। कार्बन फार्मिंग क्या है कि एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिप्लीट करना है हमें। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बन फार्मिंग, कि डिप्लीटिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन फार्मिंग। तो ये कैसे होता है, तो इसमें जो सॉइल्स है और प्लांट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हैं, उनको प्लांट्स और सॉइल्स में जो है एब्जॉर्ब कराया जाता है, और उसके बाद जो हमारा जो वातावरण है उसमें से ऑटोमेटिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कम हो जाती है। तो इसमें ये तो हो गया आपका कि क्या अभिप्राय है, यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है। तो ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाइए 9वां क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ लीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ हाई क्वालिटी पार्टनरशिप ऑफ 14th ब्रिक्स समिट 2022 विद इट्स simultaneous active role in quad activities against China। तो भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं, तो ब्रिक्स बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। और क्वाड में कौन कौन से कंट्री है, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, विडंबना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वाड में जो है आपका इंडिया है, जापान है और आपका ऑस्ट्रेलिया है और आपका यूएस है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है। और ये जो क्वाड जो है ये बेसिकली चाइना का जो पावर है, चाइना की जो सुपीरियरिटी है उसको कम करने के लिए क्वाड है बेसिकली। एक ये डायरेक्ट तो हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्वाड का जो मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि चाइना जो सुपर पावर बन के जो इमर्ज हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना। क्योंकि इसमें शामिल कौन कौन से है, तो इसमें जापान है, यूएसए है और आपके इंडिया है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है। और ब्रिक्स में कौन कौन सा है, तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी
हाई लेवल पार्टनरशिप कार्यान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से आपको पूछा जा रहा है कि इसी समय वह चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में भी सक्रिय है, तो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है ना, तो विडंबना वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया व्हाट आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ, ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी हम लोग कह सकते हैं, रूस यूक्रेन का क्या इंपैक्ट है। ये हो सके तो हम लोग बीपीएससी में भी हम लोगों को 67वीं मेंस में भी देखने को मिले। और एक क्वेश्चन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा इसमें, ये वाला ब्रिक्स वाला जो लगा, ठीक है, ये नहीं तो इसको इम्प्रोवाइज करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को डीआई के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है ना। डीआई के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो डीआई के क्वेश्चंस, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी जो है क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को भी बड़ा कर दिया। जहाँ पे मैं बोल सकता था मैंने बोला, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें क्या मुख्य बिंदु हम लोग डाल सकते हैं, किस तरीके से और आंसर राइटिंग को तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और वो हम लोगों ने देखा GS1 वाले पेपर में, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, और IR में देखा। अब यहाँ पे आपका जो है DI शुरू हो जाता है, तो DI का आप क्वेश्चन देख सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन का है, तो ये आपको ये क्वेश्चन भी बेसिकली हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, व्हाट्सएप है, आप उस पर भी मांग सकते हो। तो ये DI के आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है ना, आगे वाले वीडियो में जो है साथियों हम लोग GS पेपर 2 यानी कि जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया DI। तो ये आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लाएं जो एग्जामिनेशंस में हुआ, और उसके साथ साथ हम लोग आपको उसमें हम लोगों ने हिंट भी दिया कि आंसर कैसे करना है, या जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, कोल्ड चेन सिस्टम हो जाए या कार्बन फार्मिंग हो जाए, वो जो हम लोगों ने आपको बताया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हम लोग जो है मेंस के लिए कंप्लीट, जो मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्टिंग में ही, कि आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि छात्रों जिनसे मेरी बातें होती है लगातार, उन छात्रों का हमेशा एक ही था कि सर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे हमारी कॉपी भी चेक करने की सुविधा हो, तो वो हम लोग देने जा रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि हमारा ये भी प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ साथियों, और आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए हमारे और हमारे पूरे टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू साथियों।